तो हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द बायोलॉजी एस। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ का सेल का ओवरव्यू। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेल थ्योरी को पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, सेल का ओवरव्यू, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। तो बच्चा पार्टी बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एनसीईआरटी की लाइन को, एक एक शब्द को बहुत अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लेना है। आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी को ओपन कर लीजिए, एक हाथ में पेन ले लीजिए। जहां जहां पर भी मैं आपको नोट डाउन करने के लिए बोलती हूँ, वहां पर आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। आई होप आपने अपनी एनसीईआरटी को ओपन कर लिया होगा, पेन को हाथ में ले लिया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ चुके होगे अपनी एनसीईआरटी के एक एक शब्द को समझने के लिए। तो बच्चा पार्टी, बिना टाइम के वेस्ट किए हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम सेल के ओवरव्यू को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा एन ओवरव्यू ऑफ सेल। तो इसकी हर एक लाइन को, एक एक शब्द को हम पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन एन ऑनियन पिल एंड और ह्यूमन चिक सेल। अब यहाँ पर ये लाइन एनसीईआरटी की आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है कि आप पहले ही, मतलब कि अब आप 11th में हो, जब आप 9th-10th में थे तो आपने अपने स्कूल में, अपने लैब में ऑब्जर्व किया होगा, अपने एक्सपेरिमेंट किया होगा। किसको लेके? एक तो ऑनियन पिल को लेके। ऑनियन पिल किसको बोलते हैं? जो ऑनियन की झिल्ली होती है ना, मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि हम जब ऑनियन को छीलते हैं तो उसमें से एक मेम्ब्रेन निकलती है, उसको हमने क्या बोल दिया है? ऑनियन पिल। और ह्यूमन की चिक सेल, इसको आपने स्टडी की होगी अंडर द माइक्रोस्कोप। आपके एनसीईआरटी ने यहाँ पे ये बोल दिया है। अब आगे ध्यान देंगे। लेट अस रिकॉल देयर स्ट्रक्चर। अब आपका एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि उनके स्ट्रक्चर को रिकॉल कीजिए, मतलब कि उनको याद कीजिए। रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। द ओनियन सेल विच इज ए टिपिकल प्लांट सेल। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ऑनियन की सेल और ह्यूमन की चिक सेल, तो इन चीजों को आप अपनी एनसीईआरटी में यहीं पर नोट डाउन कर लेंगे कि अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं ऑनियन सेल की। तो ऑनियन सेल क्या है? ऑनियन सेल एक आपकी प्लांट सेल है। ऑनियन सेल क्या है? ये एक प्लांट सेल है। ऑनियन सेल किसकी सेल है? ये एक प्लांट सेल है। यही अगर हम बात करें ह्यूमन चिक सेल, तो ह्यूमन चिक सेल क्या है? ये आपकी एक एनिमल सेल है। एनसीईआरटी ने आगे इसके बारे में बताया हुआ है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप अपनी एनसीईआरटी में यहीं पे नोट डाउन कर लेंगे कि ह्यूमन चिक सेल क्या हो जाएगी? ये एक एनिमल सेल है। ठीक है, ये बात होगी यहाँ पे, और आपकी एनसीईआरटी आपको आगे इसी चीज के बारे में बता रही है। देखो ध्यान से देखेंगे इसको, ये मार्क, इसको ध्यान से देख लेंगे। हैज ए डिस्टिंक्ट। अगर बात करें यहाँ पे डिस्टिंक्ट, अब ये डिस्टिंक्ट क्या है? इसको भी शब्द को आप यहाँ पे अच्छी अभी याद कर लेंगे। जो शब्द दिया है यहाँ पर डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है विजिबल। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाता है विजिबल। डिस्टिंक्ट का मीनिंग हो जाएगी विजिबल। ये चीज आप अच्छी तरीके से अपनी एनसीईआरटी में नोट डाउन कर देना। हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज ए its outer boundary and just within in just within it is the cell membrane। अब इसको अच्छी तरीके से समझिए, आपकी एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि आप अर्लियर, मतलब कि पहले ही ऑब्जर्व कर चुके हैं ऑनियन पिल सेल को और ह्यूमन की चिक सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे, माइक्रोस्कोप में। अब आपने क्या है बोल दिया है कि रिकलेक्ट कीजिए उनके स्ट्रक्चर को, मतलब कि आपने ऑब्जर्व करनी है ऑनियन पिल को और ह्यूमन चिक सेल को। कहाँ पे? माइक्रोस्कोप में। फिर उनके स्ट्रक्चर को रिकलेक्ट कीजिए। यही अगर हम बात करें किसकी? ऑनियन सेल की। ऑनियन क्या है? ऑनियन एक प्लांट सेल है। ठीक है, जो कि क्या है? ऑनियन सेल, देखो प्लांट सेल है तो आगे क्या लिख दिया? हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल। तो उसमें आपको क्या है? डिस्टिंक्ट का मतलब विजिबल। प्लांट सेल में आपको क्या देखने को मिलती है? प्लांट सेल में देखने को मिलती है आपको सेल वॉल। किस फॉर्म में? आउटर बाउंड्री, मतलब कि जो सेल है यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि ये सेल है,
ये सेल है, और ये सेल क्या है, ये सेल है प्लांट सेल। ओनियन पिल है ना, तो ये कौन सी सेल है, ये प्लांट सेल है। तो इस प्लांट सेल में यहाँ पर जो इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ये क्या है, ये इसकी सेल वॉल है। ये इसकी क्या होगी, ये इसकी होगी सेल वॉल। और सेल वॉल के जस्ट नीचे, जस्ट सेल वॉल के जस्ट नीचे आपको क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी यहाँ तक आपको इस चीज के बारे में बता रही है। अब आगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। द सेल ऑफ ह्यूमन चिक सेल, अभी तक किसके बारे में बात की, अभी प्लांट सेल के बारे में बात की हमने। अब हम बात करेंगे ह्यूमन चिक सेल के बारे में, जो कि क्या है, एक एनिमल सेल है। have an outer membrane as a delimiting structure of the cell। अब यही अगर हम बात करें किसकी, ह्यूमन चिक सेल की, यहाँ पर देखो एक शब्द आया है डिलिमिटिंग। डिलिमिटिंग शब्द आया है, डिलिमिटिंग शब्द का मतलब होता है बाउंड्री। इसकी मीनिंग हो जाती है आपकी बाउंड्री। इसको आप लिख लेंगे, डिलिमिटिंग का मतलब हो जाएगा बाउंड्री। तो क्या बोल दिया है कि मान लो, ये तो हमने प्लांट सेल के बारे में बात की थी, ये अगर हम चिक सेल के बारे में बात करें, चिक सेल क्या है, चिक सेल एक एनिमल सेल है। चिक सेल क्या है, एक एनिमल सेल है। तो इसमें जो इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री, डिलिमिटिंग का मतलब बाउंड्री, तो इसकी जो बाउंड्री है वो क्या है, वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पे देखो शब्द लिए आई है ना लाइन, आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ तक आपको ये बोल दिया है कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है, प्लांट सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री आपकी सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही अगर हम बात करें ह्यूमन चिक सेल, जो कि एक एनिमल सेल है, उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आपके एनसीईआरटी आपको यहाँ पर इस चीज के बारे में समझाने की कोशिश कर रही है। चलिए ध्यान देंगे आगे। इनसाइड ईच सेल, इनसाइड ईच सेल। अब ईच सेल का यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा, बोथ। यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे ईच सेल का मतलब बोथ सेल। कौन सी बोथ सेल, एक तो आपकी यहाँ पर हम एनिमल, जो आपकी एनिमल सेल है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और एक ये जो हमारी प्लांट सेल है, इन दोनों के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि चाहे तो आप प्लांट सेल के बारे में बात करो, चाहे बात करो आप एनिमल सेल के बारे में, दोनों सेल के अंदर इनसाइड ईच सेल ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कोल्ड न्यूक्लियस। क्या बोल दिया गया है कि चाहे तो आप बात कर लो भैया, चाहे तो आप बात कर लो इस प्लांट सेल के बारे में, चाहे आप बात कर लो इस एनिमल सेल के बारे में, दोनों ही सेल के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। एनिमल सेल के अंदर भी और प्लांट सेल के अंदर भी एक डेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और ये जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा न्यूक्लियस। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम हो जाएगा, न्यूक्लियस नाम हो जाएगा। तो आपके एनसीईआरटी ने यहाँ पे ये बता दिया। अब आगे ध्यान देंगे, दिस न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस के बारे में बताया जा रहा है, इसी के बारे में एनसीईआरटी आपको आगे समझा रही है। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। क्या बोल दिया गया है, यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी अब आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि ये जो न्यूक्लियस है, इसको हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ई सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको मैंने ये अलग से ड्रॉ कर दिया। ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। सेल के इनसाइड जो बॉडी है न्यूक्लियस, उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो एनसीईआरटी ने क्या बोल रही है कि मान लो ये कोई हमारी सेल थी, ये इस तरीके से हमारी सेल थी। सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर है ये न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर कंटेन होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। देखो सेल के इनसाइड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इनसाइड जेनेटिक मटेरियल, जो कि हमारा क्या है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए। तो आपके एनसीईआरटी आपको यहाँ पर इसी के बारे में बताने की कोशिश कर रही है कि दोनों सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और न्यूक्लियस कंटेन करता है किसको, क्रोमोसोम को।
न्यूक्लियस किसको कंटेन कर रहा है? क्रोमोसोम को कंटेन कर रहा है। और क्रोमोसोम किस चीज को कंटेन करता है? जेनेटिक मटेरियल को। और जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल है हमारा डीएनए। अब आप देखो यहाँ पे गौर फरमाइएगा, गौर क्या फरमानी, एक तो यहाँ पे आपका टर्म आई है क्रोमोसोम, एक तो टर्म आपकी यहाँ पे क्या आ गई, एक तो टर्म आ गई आपकी क्रोमोसोम, एक आपकी यहाँ पर, एक मिनट, एक टर्म आई आपकी यहाँ पर क्रोमोसोम, और एक टर्म आई है आपकी डीएनए। अब मुझे पता है यहाँ पर कुछ महान मूर्तियां ऐसी होगी जिसको डीएनए और क्रोमोसोम का बेसिक डिफरेंस भी नहीं पता होगा। उनके अनुसार डीएनए और क्रोमोसोम अलग अलग चीज होते हैं। देखो बच्चों, वैसे तो मैं आपको क्लास 12 की जब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी को, तो वहां पे मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझा दूंगी डीएनए और क्रोमोसोम क्या होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी आप इस चीज को सीखते हुए चलेंगे, डीएनए और क्रोमोसोम क्या है। अब देखिए, आई होप आप लोगों ने इस तरीके की स्ट्रक्चर कभी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप देख भी लेंगे। देखो, बहुत जगह आपने अपनी बुक्स में या कहीं मूवी में या कहीं रील्स वगैरह में, जैसे कि आप इंस्टाग्राम बहुत चलाते हो, देखा होगा कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को आपको मिली होगी। ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपने कभी अपने लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखी तो होगी। अब ये जो बच्चों मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम है डीएनए, जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। पूरा नाम क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हमारी हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये वाली स्ट्रक्चर पाई जाती है। लेकिन कमाल की बात ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये जो भी मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, इस स्ट्रक्चर की अगर हम लेंथ के बारे में बात करते हैं ना, इस स्ट्रक्चर की लेंथ होती है 2.2 मीटर, जो कि एज कंपेयर टू न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तो इतना बड़ा डीएनए हमारे छोटे से न्यूक्लियस में कंटेन है, तो ये ऐसे तो पड़ा नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो भाई बहुत छोटा है, ठीक है, और डीएनए बहुत बड़ा है। तो नेचर ने इस इतने बड़े डीएनए को हमारी सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस तरीके की फॉर्म में, मतलब कि इसको कंडेंस कर दिया गया है। ये जो डीएनए है ना, डीएनए को कंडेंस करके, डीएनए को कंडेंस करके, ये इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर है डीएनए, इस तरीके से कॉइल फॉर्म में डीएनए। तो नेचर ने क्या किया है भाई, नेचर ने क्या हुआ है कि हमारा जो डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से कंडेंस होके पैकेज होके अरेंज है। अब ये इस स्ट्रक्चर से, ये जो स्ट्रक्चर है आपके डीएनए, इस डीएनए वाली स्ट्रक्चर से आपके ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बच्चों हम क्रोमोसोम। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे? इस स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे क्रोमोसोम। ये जो अभी अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर नोट कर लेना। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? ये है क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम, ठीक है, इसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। और हमारी सेल में क्रोमोसोम कितने होते हैं? ये चलो ये भी चीज लिख देते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारी हर एक सेल में आपको देखने को मिलते हैं। अभी जो हमने लाइन पढ़ी थी, अब आपको आई होप ये लाइन देखो अब क्लियर हो जाएगी। इस लाइन में एनसीईआरटी आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है। एनसीईआरटी ने बताया है कि चाहे कोई सी भी सेल है, हर सेल में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या है देखने को मिलता है? क्रोमोसोम, जो कि किसको कंटेन करता है? हमारी जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। और उस वो क्या है? वो है डीएनए। अब जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल के बारे में चलिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो, जेनेटिक मटेरियल किसको कहा गया है? जेनेटिक मटेरियल कहा गया है डीएनए को। रीजन बिंग, डीएनए वो मटेरियल होता है जो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हम में लाया है। मतलब कि आप इसको सिंपली ऐसे समझ लो, वो मटेरियल जो कि पेरेंट्स के करेक्टर उनकी बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ये हो गया हमारे जेनेटिक मटेरियल के बारे में। यहाँ पे एनसीईआरटी इस चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रही है। अब ये आगे के जो शब्द हैं इनको समझ लेते हैं। देखिए, सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, whereas cell that lack membrane bound nucleus are प्रोकैरियोटिक।
अब यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे 2 सेल के बारे में बात हो रही है। एक सेल तो है प्रोकैरियोटिक और एक सेल है यूकैरियोटिक। अब इस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पर लिख के समझाने की कोशिश करती हूँ, तो आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं। जो पैरा है उसको मैं आपको बाद में समझा दूँगी, आप पहले इनका बेसिक डिफरेंस समझेंगे। देखो हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, हम यहाँ पे पढ़ेंगे 2 सेल के बारे में। एक सेल तो है आपकी यूकैरियोटिक, एक सेल का तो आपका क्या नाम है, यूकैरियोटिक सेल, ये सी है बाद में, यूकैरियोटिक सेल। और एक सेल है आपकी प्रोकैरियोटिक, एक सेल हो जाएगी आपकी प्रोकैरियोटिक सेल, एक होगी प्रोकैरियोटिक सेल होगी। अब इसके बारे में समझाया जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है। अब प्रो और यूकैरियोट में पहले तो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझोगे। ये बेसिक डिफरेंस किस तरीके से, इसका जो टर्म है ना प्रोकैरियोटिक, इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। देखो ई यू मीन्स होता है ट्रू, यू मीन्स क्या हो जाता है, यू मीन्स होता है ट्रू। और कैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा न्यूक्लियस। और सेल का तो आपको पता ही है। यही, चलो प्रोकैरियोट बाद में लेते हैं, पहले इसी को समझ लेते हैं। तो यूकैरियोटिक की अगर हमने मीनिंग समझने की कोशिश की तो हमें क्या पता चला है, यू मीन्स ट्रू और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस सेल। मतलब कि कोई एक ऐसी सेल, समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई एक ऐसी सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये क्या बनाया मैंने यहाँ पर, ये बनाया न्यूक्लियस। आपकी एनसीईआरटी आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि वो सेल, जिस सेल के अंदर आपको ट्रू न्यूक्लियस या सिंपली बोल दो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, उस सेल को हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल की डिफरेंस समझ गए, एक बार फिर से बता देती हूँ। वो सेल जिसमें आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, उस सेल को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। यही अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो शब्द है आपका प्रो मीन्स है प्रीमेटिव, प्रो मीन्स क्या है, प्रो मीन्स है आपका प्रीमेटिव। और कैरियोटिक का तो मीनिंग आप पहले ही समझ चुके हैं, इसका मीनिंग है आपका न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब है, न्यूक्लियस। मतलब कि यहाँ पर आपके पास कोई एक सेल है और इस सेल के अंदर किसी प्रकार का कोई न्यूक्लियस नहीं है, इस सेल में न्यूक्लियस नहीं है, तो इस सेल को हम क्या बोल देंगे, प्रोकैरियोटिक सेल बोल देंगे। और यहाँ पे ये जो टर्म आया है ना आपका प्रो, और प्रो मीन्स क्या लिया है हमने, प्रीमेटिव। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जो कि बहुत ही पुरानी सेल है, या इसको आप इजीली ये समझ लिए जिस टाइम पर हमारे अर्थ पर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था और हमारे अर्थ पर सबसे पहली जो सेल बनी थी वो सेल कौन सी थी, वो आपकी प्रोकैरियोटिक थी। वो सेल कौन सी थी, आपकी प्रोकैरियोटिक थी, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, प्रीमेटिव सेल बोल दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी इन दो बेसिक सेल के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रही है। आई होप आपके समझ में आया होगा और इसी के बारे में अब हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपनी एनसीईआरटी को देख लेते हैं कि आपकी एनसीईआरटी आपको यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रही है। इस लाइन को मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ ताकि आपको समझ जाए। देखो हमने यहाँ पे बात करी थी कि सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर, वो सेल जिसमें आपको मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, उस सेल को हम क्या बोल देंगे, यूकैरियोटिक सेल। यही अगर हम बात करें ऐसी सेल जो कि लैक करती है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, लैक का मतलब कि उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे प्रोकैरियोटिक सेल। वो आपके क्या हो जाएगी, प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कोल्ड साइटोप्लाज्म। मतलब कि यहाँ पे क्या बोल दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको कह दिया है कि चाहे तो आप ये हमने एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाई, ये हमने एक यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर है आपका न्यूक्लियस। आप चाहे किसी भी सेल के बारे में बात करो, इन सेल के अंदर एक सेमी फ्लूइड
मैट्रिक्स एक फ्लूइड, एक लिक्विड भरा हुआ होगा। इन सेल के अंदर क्या भरा हुआ होगा? इन सेल के अंदर आपको एक फ्लूइड देखने को मिलता है और इस फ्लूइड का नाम होता है साइटोप्लाज्म। इस फ्लूइड का क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा साइटोप्लाज्म। इस फ्लूइड का नाम है साइटोप्लाज्म। चाहे तो आप इस सेल के बारे में बात करो, चाहे आप इस सेल के बारे में बात करो, तो यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म के बारे में बोल दिया गया। ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल, और ये जो साइटोप्लाज्म है ये सेल के मैक्सिमम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई का मतलब होता है कवर। ये क्या करता है? उसके मैक्सिमम वॉल्यूम को कवर करता है। ठीक है भाई बच्चों, चलिए अब ध्यान देंगे आगे। द साइटोप्लाज्म इज मेन एरेना। अभी एरेना क्या है? एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लेंगे। ये जो शब्द आया है ना एरेना, एरेना का मतलब है एरिया। एरेना का क्या मतलब है? एरेना का मतलब है एरिया। ठीक है, अब एनसीईआरटी की पूरी लाइन कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी मीनिंग समझा दूंगी। मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। अब चाहे तो आप बात करो प्लांट सेल की, चाहे आप बात कर लो भाई एनिमल सेल की, हर सेल में, अरे भैया ये क्या हुआ? एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ा मैं इसको रफ कर लूं। चलिए हो गया। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन आपने अभी बोली है ना, पढ़ी है हमने लाइन, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि चाहे तो आप बात कर लो प्लांट सेल की, चाहे आप बात कर लो एनिमल सेल, दो सेल ही तो हमने ली है, एक तो हमने प्लांट सेल के बारे में बात की, एक हमने एनिमल सेल के बारे में बात की, कि चाहे आप किसी भी सेल के बारे में बात कर रहे हो, इस सेल के अंदर होने वाली जो सेलुलर एक्टिविटी है वो कहाँ पे होगी? वो होगी साइटोप्लाज्म में। मतलब कि साइटोप्लाज्म ही सेल का मेन एरिया होता है, मेन वो जगह होगी जहां पर सेल की एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी। यहाँ पर आपको ये बात बोल दी गई है। चलिए अब आगे ध्यान देंगे। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन टू केप्ट द सेल इन द लिविंग स्टेट। और अगर कोई सेल, उसके साइटोप्लाज्म की जितनी भी केमिकल रिएक्शन आपकी क्या है? एक्टिव है, वो हो रही है, तो ही हम बोल देंगे कि जो सेल है वो आपके लिविंग स्टेट में है। अदरवाइज अगर किसी सेल के अंदर सेलुलर एक्टिविटी नहीं हो रही है तो सेल आपकी नॉन लिविंग कहलाई जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपके इस पैरा का मीनिंग हो गया है। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलिए भैया अब हम अपने नेक्स्ट पैरे की ओर देखते हैं। चलिए ध्यान देंगे सभी बच्चे। बिसाइड द न्यूक्लियस, अब सेल के अंदर के बारे में बात करें कि सेल के अलावा भी सेल के आसपास आपको कुछ और ऑर्गेनेली देखने को मिलते हैं, लेकिन किस सेल में? पूरी लाइन देख लेंगे। बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंग का मतलब अभी मैंने क्या बताया था? विजिबल स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। ध्यान देंगे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस के आसपास आपको कुछ और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। जैसे क्या क्या है आपका? लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक सेल ऑर्गेनेली है। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये भी सेल के अंदर पाया जाने वाला एक सेल ऑर्गेनेली है। लाइसोसोम, ये भी सेल के अंदर पाए जाने वाला एक सेल ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, ये सारे के सारे क्या है? सेल ऑर्गेनेली। देखो बच्चों इसको ऐसे समझिए, हमारा शरीर है, हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? ऑर्गन से, जैसे कि हाथ, पैर, नाक, सिर, मुंह, कान, आंख, ये सारे हमारे क्या है? दिल हो गया, हमारे लंग्स हो गए, हमारी किडनीज हो गई, हमारा स्टमक हो गया, ये सारे क्या है? ये सारे हमारे ऑर्गन है। और इन सभी ऑर्गन से मिलकर हमारी बॉडी बनी है। सेम इसी तरीके से जो सेल है ना, सेल भी ऑर्गेनेलीज से मिलकर बनती है। और ऑर्गेनेलीज कहाँ पाए जाएंगे? इनसाइड द सेल पाए जाएंगे, जिनके हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लिए। और ये जितने भी हमने यहाँ पर शब्द अभी बोले हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल, इन सबको आप इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले। इस चैप्टर में यही है, यही चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या बोले। तो अभी तक तो ये बोल दिया है कि जो प्रोकैरियोटिक्स, आई मीन
सॉरी यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावा आपको ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है एनसीईआरटी ने, न्यूक्लियस के भी साइड में, मतलब न्यूक्लियस के आसपास, न्यूक्लियस के ही जैसे अदर मेम्ब्रेन बाउंड का होता है कि जितने भी हमने ऑर्गेनेली के बारे में बात की है ना, ये सेल के अंदर है। मान लो ये आपकी सेल है, सॉरी एक सेल बनाते हैं, ये आपकी सेल है और सेल के अंदर ये आपको यहाँ पर सेल ऑर्गेनेली देखने को मिल रहे हैं। तो जिस तरीके से ये मेम्ब्रेन, ये बाउंड्री है ना सेल की, इसी तरीके से सभी उन ऑर्गेनेली की भी अपनी क्या होती है, बाउंड्री होती है। तो यहाँ पर अभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली के बारे में बात करें कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे ध्यान देंगे। द यूकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। यही अगर हम किसके बारे में बात करें, जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन होती है, ये लैक करती है आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किसी प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं देखने को मिलता है। आई होप बच्चों आपके यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल सेल, बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। अब हमारे पास एक सेल ऑर्गेनेली है बच्चों, हमारे पास क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली है, जिस सेल ऑर्गेनेली का क्या नाम है, आपका राइबोसोम। इस सेल ऑर्गेनेली का क्या नाम लिया है हमने, राइबोसोम। ये यहाँ पर हमने एक सेल ऑर्गेनेल लिया है जिसका नाम है राइबोसोम। अब आप चाहे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करो, चाहे आप बात करो यूकैरियोटिक सेल, बोल देना एनसीईआरटी ने, चाहे आप प्रोकैरियोटिक के बारे में बात कर लो, चाहे आप यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर लो, दोनों सेल में आपको राइबोसोम देखने को मिलता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको जो राइबोसोम है वो 80 एस टाइप के हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम है वो आपको 70 एस टाइप के देखने को मिलता है। अब ये 80 एस क्या है और 70 एस क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम राइबोसोम को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखना, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, प्रोकैरियोट में पाया जाएगा, यूकैरियोट में पाया जाएगा। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम है वो 80 एस टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होंगे वो 70 एस टाइप के होंगे। ठीक है, चलिए विद इन द सेल, सेल के अंदर बता रहे, राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। अभी हमने बात कर ली थी साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म हमने किसको बोलना था, ये यहाँ पर, ये साइटोप्लाज्म है, इस एरिया को हमने क्या बोल दिया था, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है। अब ये बोल रहे कि जो राइबोसोम है वो राइबोसोम कहाँ पे देखने को मिलता है, राइबोसोम देखने को मिलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब कि यहाँ पर आपको कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल देखने को मिलते हैं जो कि क्या है, राइबोसोम है। अब एनसीईआरटी बोल रही है कि जो राइबोसोम है ये साइटोप्लाज्म में तो पाए ही जाएंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म के अलावा भी ये कुछ ऑर्गेनेली में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसको अच्छी तरीके से अंडरलाइन करना है, बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेली। दो ऑर्गेनेली के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो है आपका क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनेली है जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अभी तो हो सकता है कि चीज आपके समझ में नहीं आए, लेकिन ये चीजें आपके देखो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे क्या बात बोल दी, एक बार मैं इसको लिख देती हूँ, आप भी अपनी एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लेना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बात हम किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राइबोसोम की। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों राइबोसोम की। तो राइबोसोम की सबसे पहले आपको लोकेशन बताइए कि राइबोसोम कहाँ देखने को मिलता है। राइबोसोम आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। राइबोसोम कहाँ पे देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ ऑर्गेनेली में भी राइबोसोम देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, प्लांट सेल की, हम बात करें किसकी, प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली पाया जाएगा जिसका नाम होगा आपका क्लोरोप्लास्ट, या इसको आप प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हो। इस सेल ऑर्गेनेली को आप प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हो। कुछ इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी।
ये इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसके अंदर भी आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। यही आपका एक और सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। जिसका क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम है। इसके अंदर भी आपको साइटोप्लाज्म मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें भी आपको राइबोसोम देखने को मिलते हैं। और एक हमने एक और सेल ऑर्गेनेली अभी हमने पढ़ा था जिसका नाम था ईआर। तो दोस्तों ये जो ईआर होगा, ईआर दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। एक तो होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी आपको माइंड पे प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, इन सबको हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि जो सेल के अंदर ऑर्गेनेली पाया जाएगा ना जिसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर ये बात बोल दी गई है कि जो आपका राइबोसोम है, आपको राइबोसोम इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर राइबोसोम की लोकेशन बता दी गई है। आई होप बच्चों आपके समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पैरे को देख लेते हैं। Animal cell contain another non-membrane bound organelle called centrosome which help in the cell division। अभी ये आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है? अभी हमने बात करी है राइबोसोम की जो कि आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। अब आपके एनसीईआरटी बोल रही है कि उसी की तरह एनिमल सेल के अंदर एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है सेंट्रियोल। और ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल सेल डिवीजन के टाइम क्या करता है? हेल्प करता है सेल के डिवीजन के लिए। किस तरीके से सेल डिवीजन क्या है? ये हमारे पास एक सेल है और जब सेल को जरूरत पड़ती है तो सेल जरूरत पड़ने पर दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। ये पेरेंट सेल है, ये डॉटर सेल है और इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। तो जिस टाइम पे ये सेल डिवाइड करके दो न्यू सेल बनाती है तो उस टाइम पे ये जो ऑर्गेनेली है सेंट्रियोल, ये क्या करता है? हेल्प करता है। तो आपके एनसीईआरटी आपको यहाँ पर ये चीज समझाने की कोशिश कर रही है। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। क्या बोल दी है लाइन कि जो सेल है ना, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल पाई जा रही है। हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है और सेल के हमने आधार पे देख भी रखा है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अब आपके एनसीईआरटी बोल रही है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी सेल पाई जाती है वो सेल डिफरेंट टाइप की होती है, मतलब कि डिफर करती है। डिफर का मतलब डिफरेंट है, लेकिन किस चीज में डिफर करती है? वो डिफर करती है साइज में, वो डिफर करती है शेप में और वो डिफर करती है अपनी एक्टिविटी में कि कौन सी सेल किस तरीके का काम कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया है आपके एनसीईआरटी ने। माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल, याद रखेंगे नीट में आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ से। माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अगर हम बात करें किसकी, देखो हर सेल अपनी साइज, शेप और एक्टिविटी में अलग अलग है। जैसे कि एग्जांपल हमने ले लिया माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी लिविंग स्मॉलेस्ट सेल है जिसका साइज कितना होगा? लेंथ बता दी गई है 0.3 माइक्रोमीटर। यही अगर हम बात करें किसकी, बैक्टीरिया की, यही देखो माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया ही है, लेकिन यहाँ पे अदर बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर यही हम बात करें किसकी, बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया हमारे क्या होते हैं? आपके कितने साइज के हो जाएंगे? बैक्टीरिया हो जाएंगे आपके कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया किस साइज के हो जाएंगे? बैक्टीरिया आपके हो जाते हैं 3 to 5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑन एन ऑस्ट्रिच। पहले स्मॉलेस्ट सेल बता दिया, उसके बाद आपको बैक्टीरिया का साइज बता दिया है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि आइसोलेटेड सिंगल, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, सबसे बड़ी सिंगल सेल क्या है? सबसे बड़ी सिंगल सेल आपको देखने को मिलती है ऑस्ट्रिच का एग। जो ऑस्ट्रिच होता है उसका एग सबसे आपको लार्जेस्ट सेल देखने को मिलती है ऑन अर्थ। अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म,
ये अगर हम बात करें किसकी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, किसकी, ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो कि हमारी आरबीसी है। आरबीसी का जो साइज है वो अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। आरबीसी का डायमीटर दे दिया है जो कि कितना है, 7 माइक्रोमीटर है। यही अगर हम बात करें नर्व सेल की, नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। नर्व सेल ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, जो अप्रोक्स अगर आप बात करें इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाती है, इसकी लेंथ आपको 1 मीटर तक देखने को मिल जाती है। ठीक है भाई बच्चों। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप। जो सेल है वो अपने फंक्शन के आधार पर डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे कि सेल का शेप आपका हो सकता है डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कोल्यूमिनार, क्यूपॉइडल, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर शेप की भी हो सकती है। द शेप ऑफ द लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। अब हमारे सेल में बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस सेल पाई जाती है, और ये हर सेल का आपको क्या है, डिफरेंट शेप और साइज देखने को मिलता है। तो सेल का ये जो डिफरेंट शेप और साइज है, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि जो आपकी बॉडी में पाई जाने वाली सेल है वो सेल किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। इस बात पे आधारित होता है हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली सेल। तो आपके एनसीईआरटी में कुछ सेल को शो किया हुआ है, जैसे कि आपकी आरबीसी होगी, यहाँ पर आपको आरबीसी का शेप दे दिया है। आरबीसी का शेप क्या है, राउंड, यहीं आपको बाइकॉन्केव देखने को मिलती है। किस वजह से, अपने फंक्शन के आधार पे। बात करें व्हाइट ब्लड सेल, इसका शेप आपको एमोबॉइड दे दिया है। कोलुमिनार एपिथेलियल सेल, इसका शेप आपको लॉन्ग एंड नैरो दे दिया गया है। यही अगर हम बात करें नर्व सेल, ये आपको डायग्राम दे दिया गया है नर्व सेल का, ये आपको ट्रेकिट्स और ये मेसोफिल सेल। अब आप ये मत सोचने कि मैम ने इन डायग्राम के बारे में तो कुछ नहीं बताया। एक्चुअल में बात ये है, लेक्चर हमारा थोड़ा लंबा हो रहा है तो लेक्चर की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं रखते। फिलहाल जितना हमने यहाँ पे याद किया है आप इसको अच्छे तरीके से अपनी एनसीईआरटी में नोट डाउन कीजिए, चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज कीजिए और याद रखिए। बाकी ये जो नोट्स में ये जो आपके डायग्राम है, आपकी सॉरी एनसीईआरटी में जो डायग्राम है, इन डायग्राम को अच्छे तरीके से डिटेल में मैं आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगी। तो जो भी है आगे देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपके एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपको समझ में आई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द।